इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मैत्रेय त्रिपाठी। आज हम दिल्ली के प्ले स्कूल में बच्चियों के असुरक्षित होने पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट भी हैं स्टूडियो में जो बताएंगे कि कैसे आप अपने बच्चों को समझें। हमारे साथ अशोक पांडे बने हुए हैं, प्रिंसिपल एल्कॉन इंटरनेशनल स्कूल के। हमारे साथ हमारे गुड लक गुरु पवन सिन्हा जी भी मौजूद हैं नोएडा के स्टूडियो में। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर निशा खन्ना है, साइकोलॉजिस्ट नोएडा के स्टूडियो में। और नीतू आनंद हमारे साथ हैं, अध्यापिका हैं वो गाया प्ले स्कूल की। और हमारे साथ शालिनी सिंह भी मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर हैं गाया प्ले स्कूल के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। लेकिन सबसे पहले इस दिल दहला देने वाली घटना के बारे में आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। प्ले स्कूल में अपनी बच्चियों को भेजने वाले मम्मी पापा इस हंगामे से चौकन्ना हो जाएं। दिल्ली के रोहिणी में ये बवाल महज 2.5 साल की बच्ची के यौन शोषण। प्ले स्कूल में अपनी बच्चियों को भेजने वाले मम्मी पापा इस हंगामे से चौकन्ना हो जाएं। दिल्ली के रोहिणी में ये बवाल महज 2.5 साल की बच्ची के यौन शोषण को लेकर मचा है। बच्ची की शिकायत पर स्कूल के स्टाफ को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया। मगर आप ये जानकर सन्न रह जाएंगे कि मामला केवल एक बच्ची का ही नहीं है। 30 से 35 बच्चों के मां बाप ने शिकायत की है कि उनकी बच्चियों की यूरिन में इन्फेक्शन पाया गया है। उन्हें शक है कि उनकी बच्चियों के साथ भी दरिंदगी की गई। स्कूल सुबह 8:30 बजे तक तो ये कह रहा था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। 8:45 बजे स्टेटमेंट बदल गई कि उसकी आज हियरिंग है। जब पेरेंट्स ने फोर्स किया कि बताइए कौन सी कोर्ट में हियरिंग है, तब तो ये बिल्कुल साफ मुकर गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे एपिसोड को देखकर लगता है कि यहाँ पर बच्ची के साथ गड़बड़ तो हुई है। और ये घटना केवल पहली बार नहीं घटी, जैसा कि पेरेंट्स का कहना है, पहले भी ऐसी घटना घटती रही है। माँ बाप का खून खौल उठा और उन्होंने स्कूल पर धावा बोल दिया। इलाके के विधायक के जोर देने पर स्कूल का मैनेजर सामने आया, लेकिन उसने अभिभावकों से सही बात नहीं बताई। प्रिंसिपल से और स्टाफ से हमें कोई आंसर नहीं मिला। तो ये पूरा मामला दबाने की कोशिश हो रही है। पुलिस ने कुछ बताया आपको? नहीं, पुलिस भी इस मामले को दबा रही है। माँ बाप का कहना है कि दरिंदगी करने वाले स्टाफ को जेल भेजने के बजाय पुलिस हिरासत में लिया जाना चाहिए था। उससे पूछताछ होनी चाहिए थी कि उसने कितने मासूमों की जिंदगी तबाह की है। अभिषेक पांडे, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो एक 2.5 साल की छोटी बच्ची के साथ इस तरह की घिनौनी हरकत रोंगटे खड़े कर सकती है। डर भी लग सकता है लोगों को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इससे सावधान कैसे रहा जाए, कैसे अभिभावक इस तरह के मसलों से निपटे, कैसे अपने बच्चों से बात करें कि इस तरह की घटनाएं कम से कम हो। हमारे साथ जो तमाम पैनल हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं नीतू आनंद के पास चलना चाहूंगी। अध्यापिका हैं वो गाया प्ले स्कूल में। नीतू जी, जब इस तरह का कोई मसला आया, जैसे कि आज हम जिसके बारे में अभी रिपोर्ट दिखा रहे थे, सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या है? आई थिंक जब भी ऐसी कोई भी घटना सुनने में आती है तो दिल बहुत ही दहल जाता है। एज अ टीचर, एज अ सोसाइटी, ह्यूमन बीइंग, एज अ मदर, आई थिंक बहुत ही गलत हो रहा है हमारे बच्चों के साथ, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए मेरी ओपिनियन में। आपसे ये जानना चाहूंगी, कभी ऐसा कुछ होता है जैसे छोटे छोटे बच्चे प्ले स्कूल में, कितने छोटे बच्चे होते हैं, 2.5-3 साल के, 4 साल के, ज्यादा से ज्यादा, इस तरह के छोटे बच्चों इस तरह की बातों के लिए कैसे एजुकेट किया जा सकता है? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि वैसे ही जो सोसाइटी है वो इतनी नेगेटिव होती जा रही है कि मेरे ख्याल में 2 साल 18 महीने से बच्चे प्ले स्कूल में आ जाते हैं। जरूरी नहीं है कि हम उनको हर उस बारे में शिक्षा दें, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये कहूंगी कि हमें बहुत सावधान रहना पड़ता है एज अ प्ले स्कूल कि इतने नन्हे बच्चे जो हमारे पेरेंट्स हमारे पास उनको छोड़ के जाते हैं, कि हम पूरा उन पे नजर रखें। एंड हमारी जो मैनेजमेंट है इसमें कोई कसर नहीं छोड़ती। एंड मैनेजमेंट के बारे में बात तो बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट कैसा है स्कूल का? जबकि इतने छोटे छोटे बच्चे अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हमेशा ये संभव नहीं है कि उनको इस तरह के मसलों के बारे में जानकारी दी जा सके। हम इसके बारे में शालिनी सिंह से भी बात करेंगे, जो कोऑर्डिनेटर हैं। किस तरह के इंतजाम है उनके स्कूल में, या वो किस तरह की सलाह दे सकती हैं इस तरह के मसले में, ये उनसे बात करेंगे। लेकिन इस वक्त चलते हैं सीधे गुड लक गुरु, हमारे पवन सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं। पवन जी, ये बताइए कि इसमें बहुत बड़ा रोल अभिभावक का हो जाता है और टीचर का हो जाता है कि कैसे इतने छोटे बच्चों को आप समझा सकते हैं या उनसे पूछ सकते हैं कि किस तरह का बर्ताव लोग उनसे स्कूल में करते हैं। क्या कहेंगे आप?
2007 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई थी। मैं उसका एक आंकड़ा बताता हूं, सुन के सारे लोग चौंकेंगे। 53% जो हमारे बच्चे हैं, 53% वो किसी न किसी तरीके से टच या नॉन टच से सेक्सुअली एक्सप्लॉइट हो चुके हैं इस देश के अंदर। और दुनिया में हम दूसरे पायदान पर हैं बच्चों के सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को लेकर। इसमें बहुत बड़ी गलती पेरेंट्स की है। मैं गलती भी नहीं, मैं अज्ञानता उसको ज्यादा कहूंगा। बच्चे के कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं, खास तौर से बच्चा कुनमुनाता है, पेरेंट्स से दूर जाना नहीं चाहता, चिपका रहता है, या बिल्कुल कोने में अकेला होकर सॉलिट्यूड में जाकर बैठना चाहता है। स्कूल में जब वह जाता है तो उस व्यक्ति से दूर छिटकने की कोशिश करता है, जिसे हम नहीं समझ पाते, लेकिन बच्चा उसे डर के भागता है। उसके ट्रिमर्स आते हैं हाथ में हल्के हल्के, यूरिन का इन्फेक्शन होता है उसको, और उसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वहां पे छोटे छोटे निशानात भी आ जाते हैं यदि वह बच्चे का रेप हुआ होता है। पेरेंट्स ये चीजें भी बच्चे की देखें। मैं ये नहीं कहता कि बहुत शक की जरूरत है, वहम की जरूरत है, बच्चे की साइकोलॉजी को खत्म नहीं करना है, लेकिन एक विजिलेंस जरूरी है यहाँ पर। और ये पेरेंट्स दायित्व ज्यादा निभाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि टीचर्स के पास बच्चा बहुत थोड़े समय के लिए होता है और टीचर्स को बहुत सारी और ड्यूटीज भी करनी होती हैं। तो पेरेंट्स सुबह और शाम यदि बच्चे से बातचीत करें, स्कूल में क्या हुआ बेटा, यही बात करें, तो वह संवाद बहुत जरूरी है। बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। और ये बहुत अहम बात आपने कही कि टीचर्स के ऊपर जिम्मेदारी तो है, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी अभिभावकों के ऊपर है, क्योंकि बच्चा अधिकांश समय उन्हीं के साथ रहता है। और एक एक बात की जानकारी उनसे लेना कि स्कूल में आज क्या हुआ, जैसे आप कह रहे हैं कि स्कूल में क्या हुआ, आज किससे बात की, ये सब बहुत जरूरी है। हमारे साथ हमारे साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर निशा खन्ना भी मौजूद है। निशा जी, आप इंसानी व्यवहार को एक दूसरे स्तर पर भी एनालाइज करती होंगी, दूसरे स्तर से देखती होंगी। इस तरह के व्यवहार के बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, पहली चीज ये नॉन एक्सेप्टेबल है सोसाइटी में। जैसा कि पंडित जी ने बोला, मेरा ये मानना है बिल्कुल कि कम्युनिकेशन लैक है, जिसकी वजह से सिर्फ जब बचपन में ऐसी चीजें हरकतें होती हैं तो एडल्ट में पर्सनालिटी में इश्यूज आते हैं, चाहे वो इमोशनल हो या पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हो। कई बार इतना ज्यादा इमोशनली असर पड़ता है कि बच्चे की सेल्फ एस्टीम भी लो हो जाती है, समटाइम्स कॉन्फिडेंस इतना लो हो जाता है। तो जो बात गुरुजी ने कही, मैं उनकी इस बात से सहमत हूँ। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन पर जोर देना बहुत जरूरी है। बच्चों को बैड टच और गुड टच वो समझाना जरूरी है। और कम्युनिकेशन के लिए टाइम स्पेंड, हम लोग बिकॉज वर्किंग पेरेंट्स होते हैं तो टाइम नहीं स्पेंड कर पाते, तो क्वालिटी ऑफ टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी ऑफ टाइम तो आजकल सबके पास कम होता है। उसमें भी कई बार पेरेंट्स जो वर्किंग है वो चाहते हैं बच्चों को मूवीज ले जाएं। आई नो लॉट्स ऑफ फैमिलीज जो हर वीकेंड पर मूवीज लेकर जाते हैं। तो मुझे लगता है 3 घंटे आप बच्चों को मूवीज दिखा रहे हैं, वो कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं 3 घंटे बच्चों को सिखा रहे हैं, या तो कम्युनिकेशन करिए, आप कुछ दिखा रहे हैं, देन डिस्कस दिस थिंग, आपने उस मूवी से क्या सीखा। तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ रेगुलर बेसिस पर फादर और मदर दोनों का रोल होना बहुत जरूरी है। और डेफिनेटली क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं तो उन पर माँ का रोल उस वक्त ज्यादा होता है। और आई वुड से अगर माँ बाप खुद रिस्पॉन्सिबल हो जाए तो ऐसे लोगों की नौबत नहीं आएगी। सोसाइटी हमारी चेंज के दौरान पर है, चेंज के उस मोड पर हम फ्यूजन की स्टेट में हैं। हम ना तो इंडियन कल्चर में है, ना ही टोटली वेस्टर्न कल्चर में है। तो इस फ्यूजन की वजह से हम पूरी तरह अडॉप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। और साइकोलॉजी पर असर डेफिनेटली पड़ता है। ऐसे क्रिमिनल सोच वाले, जिनकी डिस्टॉर्टेड थिंकिंग है, ऐसे लोगों की, जिसको कुछ लोग साइकोपैथ कहते हैं, फिलोडिया, अलग अलग नाम दे रखे हैं लोगों ने इस चीज को। तो मैं उसके लिए यही बोलूंगी कि ऐसी सोच को जन्म देने वाली, कई बार कई लोग बोलते हैं ब्रोकन फैमिलीज हैं, ब्रोकन फैमिलीज हैं, डिसफंक्शनल फैमिलीज हैं। बट कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इस डिसफंक्शनल फैमिलीज को भी कहीं ना कहीं हम लोग ही जन्म देते हैं। मैं कहीं ना कहीं मानती हूँ ये डिसफंक्शनल फैमिलीज इसलिए भी है क्योंकि हमारे समाज में पहले डिवोर्स रेट नॉर्मल नहीं था। मतलब शादियां सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट कर रही हैं, बहुत सारी मैं जानती हूँ कपल्स की, जिसमें सिर्फ वो शादी में है बच्चे के लिए। बच्चा उन झगड़ों को देखता है, उसे घर में प्यार नहीं मिलता, तो वो एक डिस्टेंट बिहेवियर यूज करता है। कई बार वो अटेंशन सीख के लिए बहुत सारी चीजें करता है। तो ये कई बार गलत हरकतों की तरफ जाना, चाहे अगर कई बार देखे 17 साल का बच्चे ने रेप किया, जैसे जब 16 दिसंबर का कांड हुआ था, तो कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स का मुझे लगता है रोल, चाहे वो किसी भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को बिलोंग करें, रोल बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपने संवाद की बात कही, लेकिन इसमें अहम ये हो जाता है कि अगर अभिभावक अपने बच्चे से संवाद कर रहा है, बातचीत कर रहा है, तो उस संवाद की, बातचीत की परिभाषा क्या है? क्या वो फिल्म दिखाना
वो संवाद समझ रहा है अभिभावक, इन तमाम बातों पे हम चर्चा जारी रखेंगे। और डॉक्टर निशा से ये भी बात करेंगे कि गुड टच और बैड टच की बात उन्होंने की, इसको कैसे डिफाइन करेंगे और पेरेंट्स अपने बच्चों को इसके बारे में कैसे एजुकेट करें। जारी है हमारी ये चर्चा। फिलहाल रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए लौटते हैं। स्कूल में आपका बच्चा कितना महफूज है और रोज कितने खतरों से जूझ रहा है या फिर उन खतरों का शिकार भी बन जा रहा है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है और खासकर ये सवाल आज बहुत बड़ा हो गया है इस हालिया घटना के बाद। हमारे साथ हमारे गुड लक गुरु पवन सिन्हा जी भी लगातार बने हुए हैं। पवन जी, ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर निशा गुड टच और बैड टच के बारे में जिक्र कर रही थी कि इसके बारे में बच्चों को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि ना हम वेस्टर्न हो पाए, ना हम बहुत ज्यादा कल्चरली इंडियन हैं ऐसे समय में, और जबकि इतने डायमेंशंस हैं इंडियन फैमिलीज के, ऐसे समय में गुड टच और इतने डायमेंशंस हैं इंडियन फैमिलीज के, ऐसे समय में गुड टच और बैड टच क्या है, ये अपने घर में मौजूद बच्चों को समझाना और उनसे ये संवाद शुरू करना, ये कितना आसान या कितना मुश्किल है? बहुत कठिन है, ये आसान नहीं है और इसके लिए पेरेंट्स को कमर कसनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। इसको आसानी से नहीं समझा जा सकता, बल्कि निशा जी ने जो पॉइंट उठाया वो इतना वैलिड पॉइंट है। जब ये रेप केसेस रजिस्टर होते हैं पुलिस स्टेशंस में, तो वहां पर एक भी ट्रेन्ड पर्सन नहीं है इन बच्चों को समझने के लिए, और ये बच्चे किसी के सामने ऐसे नहीं खुल सकते। तो पेरेंट्स को बाकायदा ट्रेनिंग देनी चाहिए स्कूल्स के माध्यम से, एनजीओज के माध्यम से, साइकोलॉजिस्ट्स के माध्यम से, और ये संवाद उत्पन्न वहां होना चाहिए। क्योंकि 2.5-3 साल तक के बच्चे को ये सिखाने में ये डर भी रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके दिमाग में हम ऐसा डर बिठा दें तो अपनी बाकी जिंदगी न जी पाए। तो इन दोनों चीजों में बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, पिछले 7 सालों में 336% रेप केसेस बढ़े हैं। तो ऐसे में एक सोशल रिस्पॉन्सिबल है कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। और जो अभी एक बात बहुत अच्छी कही गई, फ्यूजन, सोशल फ्यूजन जो इस वक्त हो रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेट है। जब भी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लीगल लॉज को बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। हमारे सोचकर कि इतने छोटे छोटे बच्चे जहां स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वहां आसपास इस तरह से मानसिक रूप से विकृत लोग घूम रहे हैं, इतने छोटे बच्चों को इस तरह के लोगों से कैसे बचाया जाए, कैसे उन्हें एजुकेट किया जाए। और जैसा पवन जी ने कहा कि लीगल सिस्टम का एग्जीक्यूशन यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है। एक स्कूल में क्या माहौल होता है, कैसे माहौल दे रहे हैं आज के स्कूल बच्चों को, इस पे बात करेंगे। अशोक पांडे जी हमारे साथ मौजूद है, प्रिंसिपल हैं वो एल्कॉन इंटरनेशनल स्कूल के, उनसे भी रिएक्शन लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। छोटे बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं तो उनके आसपास शायद कोई दरिंदा हो जिससे आपका एवरेज स्कूल, एक नॉर्मल स्कूल जो कि संचालित है भारत में अनेक जगहों पर, वहां पर बच्चों के लिए किस तरह का माहौल है, क्या उनको महफूज रखने के लिए इंतजाम या एडमिनिस्ट्रेशन सतर्क रहता है, सजग रहता है? जी, मैथ्यू जी, मैं सभी लोगों की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था जी, और लगभग सभी बातें जो कही जानी चाहिए थी वो कही जा चुकी हैं। मैं इसमें 2 बातें जोड़ना चाहूंगा कि ये जो घटना या इस तरह की घटनाएं हैं, ये हमारे समाज में जो विकृतियां पैदा हुई हैं उनकी ये कुछ भयावह तस्वीरें हैं जो मुझे देखने को मिल रही हैं। ये तो पहली बात है। दूसरी बात ये है कि ज्यादातर हमारे जो पैनलिस्ट ने बातें कही वो बिल्कुल सही बातें हैं, दुरुस्त हैं अपनी जगह, लेकिन मुझे सुनते सुनते ये आभास होने लगा कि शायद हम ये कहना चाहते हैं कि वो छोटे बच्चे जो गुड टच और बैड टच नहीं समझ पाते हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं, या वो अभिभावक जो अपने बच्चों से किसी वजह से बात न कर सके वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। वो उसकी अपनी एक महत्ता है, वो एक जगह है, लेकिन सवाल ये है कि एक 2 साल का बच्चा चाहे जितना भी जानकार हो और ब्रिलियंट हो, वो हमेशा एक असहाय होता है, हेल्पलेसनेस की सिचुएशन में होता है वो, और उसके आसपास के लोग उसकी इस असहायता को और भी बदतर बना सकते हैं। तो हमें ये सोचना है कि उनकी सुरक्षा के लिए हमने क्या व्यवस्थाएं की हुई हैं, उनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनका क्या चरित्र है, उनका क्या मनोविज्ञान है,
उनकी क्या पृष्ठभूमि है, ये सारी चीजें भी बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि एक आपराधिक घटना है। इसलिए मैं एक विद्यालय का प्रबंधक भी हूं, अध्यापक हूं, प्रिंसिपल जो भी कह लीजिए, तो ऐसी घटनाओं में मैं अपने आप को भी जिम्मेदार समझूंगा। ऐसा नहीं कि मैंने ऐसा नहीं किया कि हमने कोई सावधानी नहीं बरती, लेकिन फिर भी 2 साल के बच्चे को, मेरी ये व्यक्तिगत मानना है, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं कि उसके साथ किसी एक लड़के को उसकी देखभाल के लिए लगाना एक प्ले स्कूल में, मुझे लगता है कि इस पर भी एक सोच विचार की आवश्यकता है। बिल्कुल, आपने ये बात कही कि एजुकेट करना बच्चे को एक बात है, अभिभावक बहुत सतर्क रहे ये दूसरी बात है, लेकिन फिर भी इन तमाम बातों के बीच जब एक 2.5 साल की बच्ची की बात हो रही है तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं कि वो आपको क्या बता देगी? क्या उसको ये पता भी होगा कि उसके साथ क्या हुआ है? चर्चा जारी रहेगी। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। चलना भाई, इस पे सॉलिड है ये, छोड़ना। दिल तो कर रहा होगा मेरी वाली पे बैठने का। परेशान क्यों होते हो भाइयों, मेरी वाली है ना, वो छोड़ना। ये बॉडी देख रहा है तू, स्टाइल का गोदाम तो इधर भी है मुन्ना। उसको होते हैं बहुत सारी जीवन की सीख, वो उसमें सीखता है पहली बार जब स्कूल जाता है और उसमें समय बताता है, अपने टीचर से दोस्ती करता है, अपने साथ पढ़ने वाले सहपाठियों से दोस्ती करता है। लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो उसको जिंदगी भर का दर्द दे जाती हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि इसके बारे में उसको जानकर, हम ब्रेक के पहले थे, हम अशोक जी से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि एजुकेशन की बात एक तरफ और तमाम बातें एक तरफ, और जिस तरह से साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर निशा ने बताया कि गुड टच बैड टच के बारे में एजुकेट करना चाहिए बच्चों को, ये तमाम बातें एक तरफ, लेकिन एक 2.5 साल के, 3 साल के, 5 साल के या 6 साल के बच्चे से भी आप क्या उम्मीद करते हैं? वो किस तरह की घटना के बारे में आपको कैसे बताएगा? इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की हो जाती है कि वो किस तरह का माहौल दे रहे हैं बच्चों को। शालिनी जी, ये बताइए कि एक बच्चे को स्कूल में महफूज रखने के लिए क्या इंतजाम है और क्या होने चाहिए? देखिए, एज अ स्कूल, हमारे स्कूल में हम जब भी एम्प्लॉय करते हैं लोगों को, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम उनका बैकग्राउंड अच्छे से चेक करें। उनका एक पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है। उससे ज्यादा जरूरी ये है कि हम उनको एक 5 डेज का ट्रायल पीरियड देते हैं, और उस ट्रायल पीरियड में उनके ऊपर हमेशा नजर रखी जाती है कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हमारा जो मैनेजमेंट है वो हमेशा मौजूद रहता है स्कूल में, और उनके ऊपर एज अ कोऑर्डिनेटर मुझे भी ये ड्यूटी है कि हमें देखते रहना है कि वो क्या कर रहे हैं। उन 5 दिनों में हमें डेफिनेटली थोड़ी बहुत, आई वुड नॉट से कि बहुत एकदम से किसी के बारे में जानकारी मिल जाती है, बट थोड़ी बहुत हमें आइडिया लग जाता है कि वो इंसान की सोच क्या है, किस तरह से वो बच्चों के साथ डील करेगा। इसके अलावा हमारा स्कूल में हमने मोस्टली जो सपोर्ट स्टाफ है, हम उसको वो फीमेल स्टाफ रखते हैं। बच्चों के साथ हम टॉयलेट में एक ड्यूटी रहेगी तो वो फीमेल स्टाफ की रहेगी। बिल्कुल। हमारा जो स्कूल है वो इस तरह से बना हुआ है कि आपके पास आइसोलेटेड एरियाज बहुत कम है, पूरा फीमेल स्टाफ रखते हैं। बच्चों के साथ हम टॉयलेट में एक ड्यूटी रहेगी तो वो फीमेल स्टाफ की रहेगी। बिल्कुल। हमारा जो स्कूल है वो इस तरह से बना हुआ है कि आपके पास आइसोलेटेड एरियाज बहुत कम है, पूरा खुला स्कूल है, आप बाहर से भी देख सकते हैं। सो हमें ये है कि हमारा प्रॉब्लम एरियाज हमें दिखते हैं हर जगह से। अगर कोई है प्रॉब्लम एरिया तो वी कैन सी इट फ्रॉम एवरी प्लेस। सो इट इज नॉट कि हमें कोई कोना दिख गया है, या मेनली आपको बाथरूम में होता है जहां पे एक आपके पास फीमेल स्टाफ ऑलरेडी मौजूद है। इससे सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो हमारा मैनेजमेंट है वो एक स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, वो लोगों को एक ओरिएंटेशन देता रहता है हर यू कैन से मंथ में या वीक में एक ओरिएंटेशन होती है, ना सिर्फ टीचर्स की, एक सपोर्ट स्टाफ की भी। और उनको जिस तरह से रखा जाता है, जिस तरह से उनके साथ बिहेवियर होता है, वो ये होता है कि उनको प्यार से रखो, उनको इज्जत दो, ताकि उनके अंदर भी कोई जबरदस्ती की दुर्भावना ना हो या उनके अंदर कोई आक्रोश ना हो, जिसकी वजह से वो अपना गुस्सा चाहे बच्चों पे या किसी पे निकाल सकें। बिल्कुल शालिनी जी, आप अपने स्कूल की हालांकि बात बता रहे हैं, लेकिन इतनी एहतियात बरतने का दावा कई स्कूल करते हैं, उसके बाद भी इस तरह के इंसिडेंट्स लगातार या गाहे बगाहे रिपोर्ट होते ही रहते हैं। पवन जी, आपसे जानना चाहूंगी, जो भी शालिनी जी ने कहा, क्या आपको लगता है कि ये फुल प्रूफ है? क्या इस तरह के शातिर बदमाश अगर किसी तरह से स्कूल में आ जाए और उनकी भर्ती हो जाए तो क्या
इन तरह इस इंतजामात से बच्चों को बचाया जा सकता है? काफी हद तक चीजें रोकी जा सकती हैं, लेकिन फुल प्रूफ देखिए, चीजें जहां ह्यूमन साइकी से जुड़ी हुई होती हैं वह इतनी अनप्रिडिक्टेबल होती हैं। आप कितने भी लीगल वेरिफिकेशन करा लिए, उसके मन के किस कोने में कहाँ क्या छुपा हुआ है कभी पता नहीं लग सकता। तो हम मैक्सिमम अलर्ट रह सकते हैं। पेरेंट्स अपनी ड्यूटीज करें, अलर्ट रहें, टीचर्स और मैनेजमेंट अपनी ड्यूटीज करें, अलर्ट रहे। बच्चे को भी जो भी हम ट्रेन कर सकते हैं, बिल्कुल एब्सोल्यूट ट्रेन तो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत तो बता ही सकते हैं, तो उतना हम भी बताएं। और उसके बाद देखिए, मैं एक एक्सपीरियंस से एक अजीब सी बात कह रहा हूं, लेकिन ये सही है जी। मैं तकरीबन 25 वर्षों से बच्चों के बीच में काम कर रहा हूं, देश भर में, गांव में, आदिवासी इलाकों में भी और मेट्रो सिटीज में भी। अल्टीमेटली जो विकृत मानसिकता का व्यक्ति होता है वह केवल कानून की जबान समझता है। आप उसे समझा बुझाकर, वो सोफिस्टिकेटेड नहीं है, वह सिर्फ उच्च एजुकेटेड हो सकता है, लेकिन वह अल्टीमेटली विकृत मानसिकता कानून से ही डरती है। तो जो स्कूल्स हैं या पेरेंट्स हैं, ये पुलिस है, इन्हें क्लोज एसोसिएशन में काम करना पड़ेगा। हमारे पास बहुत सारे एक्ट्स हैं, आर्टिकल ये आईपीसी में 354 है, 375 है, 376 है, ये सारे हमारे पास लॉज हैं। बस एकदम स्पीडी एग्जीक्यूशन होना चाहिए कि वो डर के रहे। उसको सिर्फ डराया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। ये एजुकेशन के परे चीज है, ऐसी चीज नहीं है कि आप रैशनलाइज कर सकें इस तरह के अपराधियों के सामने, या फिर इस तरह के जो मानसिक विकृति के लोग हैं उनको आप समझा सकें, क्योंकि वो इस बैरियर को पहले ही तोड़ चुके हैं, उनकी समझ के परे है। डॉक्टर निशा, आपसे जानना चाहूंगी, आपने कहा कि संवाद की बात आपने कही कि संवाद बहुत जरूरी है, और संवाद किस तरह का माँ बाप अपने बच्चे से कर रहे हैं ये बहुत जरूरी है, उसकी परिभाषा उनकी नजरों में क्या है। लेकिन हम अगर भारत की बात करें और अलग अलग जगहों की बात करें, इन मसलों पर जो माँ बाप हैं वो बहुत ज्यादा सहज नहीं है अपने बच्चों के साथ आज की तारीख में भी। ऐसे में किस तरह के तरीके अख्तियार किया जाए कि बच्चों से संवाद हो पाए, या फिर उनको इस तरह से एजुकेट किया जा सके कि वो कम से कम अपने साथ जो हो वो बता तो पाए? मैं आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले एक छोटी सी और चीज कहना चाहती। हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, अगर हम साइकोलॉजी ऑफ क्रिमिनल को समझें तो कहीं ना कहीं वो सप्रेस्ड सेक्सुअल विशेज आती हैं, जिस पर हमारे देश में टैबू है कि हम सेक्स के बारे में ओपनली बात नहीं कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कहीं ना कहीं इन क्राइम्स को बढ़ावा देने के लिए, चाहे वो रेप हो, सेक्सुअल असॉल्ट हो या मोलेस्टेशन हो। तो कहीं ना कहीं सेक्सुअल एजुकेशन जो है वो हमारे को टीनेजर्स के दौर पर भी जरूरी है, क्योंकि ये बच्चे की ऐसी प्रवृत्ति के क्यों बनते हैं उसकी साइकोलॉजी पर, जैसे वो अशोक जी ने, प्रिंसिपल सर ने बोला था, तो मुझे लगता है वो साइकोलॉजी उनकी समझना भी बहुत जरूरी है कि वो सप्रेस्ड विशेज हैं, वो जो डिस्टॉर्टेड थिंकिंग है वो किन वजहों से हो। वो इतनी डिस्टॉर्टेड हो गई कि एक 2.5 साल की 3 साल की बच्ची शिकार हो जाती है उसका। डेफिनेटली सप्रेस्ड थिंकिंग है, क्योंकि वो बच्चे जो है उन्होंने बोला ना हेल्पलेस है, तो ये बच्चा जाके किसको क्या समझाएगा, कितना बता पाएगा, पता नहीं इसके पेरेंट्स के साथ, क्योंकि ऐसे लोग शातिरपने में डेवलप हो जाती है फिर। और एक चीज और भी है, जैसे पवन जी कह रहे थे कि उनके लिए सिर्फ देखा जाए तो लॉ है, लॉ से वो थोड़ा हद तक डरते हैं, बट ये 100% नहीं है। ऐसे लोगों की जो सोच है, जैसे बोलते हैं ना पक्का घड़ा, उसे तोड़ना आसान नहीं होता है। अगर कसाब की थिंकिंग को बदला जा सकता है तो उसे जेल में रहकर साइकोलॉजी पढ़ाई जाती और वो भी सुधार कर लेता अपना। तो मुझे ऐसा लगता है वो थॉट प्रोसेस एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए होता है, जैसा कि किरण बेदी जी ने कुछ क्रिमिनल्स के ऊपर ये काम किया, बट वो हर तरह के क्रिमिनल पर काम नहीं करता, ये मेंटल लेवल पर डिपेंड करता है वो इंसान कितना हार्डकोर उस चीज में जा चुका है। गलती को अगर कोई बार बार दोहराए तो वो गलती नहीं है, वो गुनाह है। दिलचस्प सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है डॉक्टर निशा, आपने इस तरह के कई केसेस देखे होंगे, ये जानना चाहूंगी कि इस तरह का कभी कोई केस आपके सामने आया कि किसी शख्स ने इस तरह की हरकत की हो, लेकिन काउंसलिंग के बाद, उसे समझाने के बाद उसे रियलाइजेशन हुआ हो कि उसने कितनी मतलब गिरी हुई हरकत की है? देखिए, मैं ऐसा बोलूंगी कि मैंने इंटरेक्शंस तो ऐसे लोगों से किया है, जैसे कई बार मेरे क्लिनिक में आए हैं जिन्होंने अपनी वाइफ का भी रेप किया है। आई एम सॉरी टू से, बट इट इज अ वेरी पर्सनल थिंग्स ऑफ क्लाइंट्स। बट ऐसे केसेस में भी अगर गिल्ट आता है तो बहुत देर बाद, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। एज ए साइकोलॉजिस्ट भी मैं बोलूंगी, क्योंकि एक सोच है, अगर 30, 35, 25, 40 साल का एक इंसान को अगर बहुत लेट भी वो गिल्ट आ रहा है तो उसकी गारंटी नहीं है, ये इंसान के अपने चाहने पर है।
है। तो ऐसे बिहेवियर्स पर काम करना अपने आप में एक चैलेंज होता है। वो उन्हीं पर किया जा सकता है जो सुधरना चाहते हैं, और वो सुधार की उम्मीद, कई बार इनका बिहेवियर सुपरफिशियल भी होता है, ये पहचानना आसान नहीं है। क्योंकि हम क्रिमिनल्स की बात कर रहे थे, जो ऐसे सेक्स ऑफेंडर्स की बात करें जो ऐसे क्राइम करते हैं, तो उनको समझना आसान नहीं है। उनके दिल के किसी कोने में, जैसे पवन जी ने बोला कि क्या चल रहा है, तो एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते भी डेफिनेटली, बट साइकोमेट्रिक टेस्टिंग के थ्रू या और भी जो टेस्ट होते हैं हमारे साइकोलॉजी में, उनके थ्रू उनकी साइकोलॉजी को समझा जा सकता है। हम डेफिनेटली पढ़ी लिखी सोसाइटीज की बात कर रहे हैं, अगर हम अनएजुकेटेड की बात करें तो बहुत मुश्किल है इन चीजों को समझना, क्योंकि वहां पर तो कम्युनिकेशन कई बार फैमिलीज में होता ही नहीं है। जिसमें हम अपने मेड्स या सर्वेंट्स के घर की बात करें तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो कम्युनिकेशन, जैसे आप बोल रही थी, वो डेवलप करने का तरीका ही है। जैसे कि बच्चा घर आया है स्कूल से, तुम्हारा स्कूल का दिन कैसा रहा। और आई वुड से आजकल मैं बहुत बार देखती हूँ, वुमन को अगर 1-2 साल सबैटिकल लेना पड़ता है अपने बच्चों के लिए, वो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है फीमेल्स को अपनी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं समझनी चाहिए कि वो अगर एक बच्चे को संभाल रहे हैं, वो बोझ नहीं है, वो इस देश का और अपने घर को संभाल रहे हैं। कहीं ना कहीं वो आने वाली कई जनरेशंस को संभाल रहे हैं। आई एम रियली सॉरी, आई एम ऑल्सो वुमेन, वर्किंग वुमेन, एजुकेटेड वुमेन, बट आई इक्वली बिलीव दैट फैमिली इज इक्वलेंट इम्पॉर्टेंट। और आप एक फैमिली नहीं, कई जनरेशंस को जन्म दे रहे हैं, क्योंकि एक बच्चा अगर एक अच्छा नागरिक बनता है तो समाज में बहुत सारी आगे नई पीढ़ियां भी सुधरती हैं। तो ये बहुत जरूरी है, जैसा कि पवन जी ने भी कहा और जैसे डॉक्टर निशा भी कह रही हैं कि संवाद बहुत जरूरी है, अपने बच्चे को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। यही जरूरी नहीं है कि आप उसको बैठ के एक एक चीज बताएं, लेकिन उससे सहज जानकारियां लीजिए। वो जब घर आए तो उससे ये पूछिए कि बेटा आज घर में, आज स्कूल में क्या हुआ था, किससे तुमने बात की, किसके साथ खाना खाया, कहाँ खेले। छोटी छोटी बात अगर आप उससे पूछेंगे तो हो सकता है वो कोई बड़ी बात कह दे जिससे आप चौकन्ने हो जाएं। ये बहुत जरूरी है। चर्चा पे बने हुए हैं, हम यहाँ पे रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। कितने महफूज हैं छोटे बच्चे जब वो स्कूल जाते हैं और किन खतरों से जूझते हैं, इन तमाम चीजों पे हमारी चर्चा जारी है। पवन जी, ब्रेक से पहले हम ये बात कर रहे थे कि संवाद कितना जरूरी है, और अगर इंडिया भारत को देखें तो अलग अलग जगहें हैं और माँ बाप इतने खुले नहीं है बच्चों से। ऐसे में संवाद के कैसे तरीके होने चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी स्कूलिंग होनी चाहिए हिंदुस्तान के अंदर, यानी पेरेंट्स भी टीचर हैं और टीचर्स भी पेरेंट्स हैं। जब तक ये कम्युनिटी स्कूलिंग नहीं होगी तब तक वह क्लासरूम डेवलप नहीं हो सकता जो आज के भारत की आवश्यकता है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पेरेंट्स को यह समझना चाहिए, जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं उनको यह समझना चाहिए वो पेरेंट्स हैं, इंस्ट्रक्टर्स नहीं। उन्हें बच्चों को ट्रेन करना है, और ट्रेनर बच्चे के साथ घुल मिल जाता है दूध पानी की तरह से। तो बच्चे के साथ गुलाटी भी मार रहे हैं, खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। बच्चा प्रिपेयर होता है धीरे धीरे इमोशनल शेयरिंग के लिए, एकदम नहीं हो सकता। तो उनको इंस्ट्रक्टर की जगह ट्रेनर के रोल में आना पड़ेगा। बिल्कुल। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक रेवोल्यूशन इस मुतालिक जरूर होना चाहिए कि जिस देश में 69% बच्चे वेस्ट होकर देश की कमान संभालेंगे 2020 में, एक बड़ा मूवमेंट जो गांव-गांव तक जाकर हो, जहां संस्कार शिक्षा हो और ये सारी चीजें गांव-गांव तक जाकर सिखाई समझाई जाए, तब ये चीज होगा। क्योंकि ये एक ऐसी सोसाइटी है जहां गांव से बड़ा इन्फ्लक्स इस वक्त शहरों की ओर हो रहा है। उन बच्चों को, उन लड़कों को जब तक हम ये सोफिस्टिकेशन नहीं सिखाएंगे, चीजें मैनेजेबल नहीं हो सकेंगी। बिल्कुल। तो आपने बहुत अहम बात की कि कम्युनिटी टीचिंग की हम बात कर सकते हैं और इस पे आगे बात कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं सिस्टम्स, और इतना ना डर जाएं अभिभावक कि अपने बच्चों को डरा दें कि वो एक एक कदम रखने में भी आगे डरने लगे। किस तरह से संवाद हो, स्कूलों में भी किस तरह से संवाद हो, इस पे भी बात करेंगे। लौट रहे हैं इसी चर्चा में, रुक रहे हैं। छोटे आपका बच्चा स्कूल में कितना सुरक्षित है, कितना महफूज है, इस पे हम बात कर रहे थे। और हालिया घटना रोंगटे खड़े करने वाली है, और सारे अभिभावकों से हमारी यही अपील है कि बहुत ही जागरूक हो जाए, सतर्क हो जाए, सजग हो जाए अपने बच्चे से बातचीत करने में। हमारे साथ पवन जी हैं। पवन जी, आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने कम्युनिटी स्कूलिंग के बारे में बात कही, कैसे इस समस्या का निदान निकाला जाए? टीचर्स अपनी जॉब के लिए बड़े ट्रेंड होते हैं। बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व की जिम्मेदारी स्कूल की है। तो स्कूल को एक ऐसा सिस्टम अरेंज करना चाहिए जहां साइकोलॉजिस्ट जरूर हो, क्योंकि बच्चे की भावनाओं को समझे बिना बच्चे को पढ़ाने से कोई फायदा नहीं। बच्चे की भावनाओं को ही समझना है, उसे डेवलप करना है। एक्चुअल एजुकेशन तो ये है। दूसरी चीज, वह ये काम
अकेले नहीं कर सकते जब तक कि पेरेंटल सपोर्ट ना होने। तो पेरेंटल सपोर्ट की जरूरत है। तो टीचर्स, पेरेंट्स, साइकोलॉजिस्ट, स्कूल मैनेजमेंट एंड लॉ, लीगल एजेंसीज ऑफ दैट एरिया। पवन जी, समय की बहुत किल्लत है। सबसे ज्यादा पेरेंटल केयर और स्कूल में किस तरह का माहौल बच्चों को मिल रहा है, क्या वो अपनी बातें कह सकते हैं, और एजुकेशन का क्या स्तर है, क्या संवाद का स्तर है, ये तमाम चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना। इंडिया न्यूज पे खबरें लगातार